माली लोग यूट्यूब चैनल के इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा और मेरे साथ हैं दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व संपादक वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। कल ही एक खबर आई है कि 14 पत्रकारों का जो इंडिया गठबंधन है उसने बहिष्कार करने का फैसला किया है कि उनके कार्यक्रमों में जब वो टीवी में आएंगे तो वो अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। थोड़ा इस पे जानना था कि ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया इन्होंने। ये पत्रकारिता के लिए शुभ है या राजनीति के लिए शुभ है या लोकतंत्र के लिए, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए हरीश जी, बहिष्कार का फैसला न राजनीति के लिए शुभ है, न मीडिया के लिए शुभ है और न लोकतंत्र के लिए शुभ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए, संवाद की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। इसके बावजूद अगर ये फैसला हुआ है, जैसा कि विपक्षी गठबंधन ने कहा भी है कि 9 चैनलों के ये 14 एंकर वो हैं जिनके कार्यक्रम या डिबेट, उनका टॉपिक भी, डिस्कशन भी और डायरेक्शन भी पक्षपाती भी होता है और कहीं न कहीं उससे समाज में नफरत फैलती है, ऐसा विपक्षी गठबंधन का अपना आकलन है, आरोप। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन क्या उनके अपने प्रवक्ता या प्रतिनिधि के कार्यक्रमों में डिबेट में न भेजने से इस तरह की डिबेट बंद हो जाएंगी, कार्यक्रम बंद हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल। तो इसके बारे में हो सकता है गठबंधन ने सोचा हो लेकिन बताया नहीं, इससे किस लक्ष्य की प्राप्ति हो। उन्होंने ये तो कहा कि हम उसमें भागीदार नहीं बनना चाहते, तो ठीक है, आप अपनी भूमिका के बारे में आपने फैसला कर लिया, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या वो रुक जाएगा? दूसरी बात, जो एंकर्स की प्रतिक्रिया है, उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया है कि उनको सवाल पूछने का अधिकार है और वो इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और जो लोग ये प्रोग्राम देखते रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह के होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। सुखद स्थिति नहीं है और मीडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी विश्वसनीयता है। वो तब रहती है जब आपकी निष्पक्षता बरकरार रहती है। तो अगर ये आरोप है तो कहीं न कहीं मीडिया की जो विश्वसनीयता है, इन चैनलों के, इन एंकर्स की, हम उनकी बात करें, पूरी मीडिया की बात नहीं करनी चाहिए, तो उस पर सवालिया निशान है, जो न इन एंकर्स के लिए अच्छी बात है और न उन चैनल्स के लिए जिनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो अधिकतर, मैं सभी की बात नहीं कर, लेकिन अधिकतर चैनल या उनके एंकर उनका ही गुणगान करते दिखते हैं या जैसे किसी एक के पीछे वो पड़ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण, हम गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी, तो अधिकतर लोग एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये आरोप भी लगता है और हम भी देखते थे। अब जैसे वो सेंटर में आ गए तो अब अधिकतर सारी की जो अपनी उनकी जो तोप थी वो कांग्रेस की तरफ चली गई। तो ऐसा क्यों, पत्रकारिता में ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई बैलेंस होना चाहिए ना? एक आदमी एक खेमों में बट गई है पत्रकारिता, जबकि प्रिंट में भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये चैनलों में एक किसी भी विचारधारा पे ऐसे क्यों बट गया, ये आखिर कहाँ जा रही है पत्रकारिता? देखिए, सबसे दुखद स्थिति और सबसे दुखद पहलू इस पूरे प्रकरण का और विवाद का यही है। आपने कहा कि पत्रकारिता को बैलेंस होना चाहिए, मेरा तो मानना यह है कि बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। जो सच है वो दिखाइए और जो आपको सही लगता है आपकी समझ के हिसाब से
वो बता करके भी अंतिम निष्कर्ष दर्शकों पर या पाठकों पर छोड़ दीजिए। आपने कहा कि तब रुख कुछ और था, अब कुछ और है। बहुत स्पष्ट है। 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। तब रुझान उनके प्रति सकारात्मक था, और अब जैसा आप खुद कह रहे हैं कि 2014 के बाद रुख बदल गया है, तो कहीं ना कहीं आप सत्ता के साथ बदल रहे हैं। तो ये ध्वनि निकलती है और संदेश जाता है कि आपकी प्रतिबद्धता देश, समाज या मीडिया एथिक्स से कहीं ज्यादा सत्ता के साथ है। क्यों है ये तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ऐसा होने से कई तरह के संदेह पैदा होते हैं, कई तरह के सवाल पैदा होते हैं, और जो मीडिया की साख पर सवालिया निशान छोड़ जाते हैं। तो ये आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रिंट मीडिया में वैसी स्थिति अभी नहीं है। सब कुछ ठीक है, ये मान लेना भी मुझे लगता है कि बहुत सरलीकरण होगा स्थिति का, लेकिन वैसी स्थिति भी नहीं है कि सब कुछ एक तरफा आपको लगने लगे, दिखने लगे, या नौबत यहां तक आ जाए कि 28 दलों का गठबंधन कोई एक दल नहीं, और 9 चैनल, उनके 14 एंकर्स के बहिष्कार का फैसला करें। तो ये अपने आप में इतना गंभीर संकट है मीडिया के लिए, विश्वसनीयता की दृष्टि से, और राजनीति के लिए कहीं ना कहीं असहमति के सम्मान की दृष्टि से। मेरा अभी भी मानना है कि अपोजिशन को सीधे सीधे बहिष्कार से पहले कुछ और विकल्पों पर गौर करना चाहिए था। ये जो क्या हमको नहीं लगता कि नया बिजनेस मॉडल जो है टीवी चैनलों में, जो खबरिया चैनल है, मन की बात कर रहा हूं, आ गया है कि आप डराओ, सनसनी फैलाओ, या कुछ ऐसे मुद्दों पे जिसपे आदमी ज्यादा रिएक्ट करता है, भावुक होता है, उन मुद्दों पे बहस करो ताकि टीआरपी बढ़े, फिर आपका विज्ञापन बढ़े। और सवाल यह है कि ये क्या सिर्फ एक एंकर की इतनी हिम्मत होती है कि वो कर लेगा, या सिर्फ मालिक के निर्देश पे ये होता है? और जब मालिक को लगता है कि वो होता है तो इन्हीं पत्रकारों को मक्खी की तरह बाहर भी फेंक देते हैं। तो आखिर ये कहाँ गड़बड़ है? क्या इन नेताओं को इनके मालिकान से बात नहीं करनी चाहिए थी कि आपने एंकर खुद कर रहे हैं या ये करवा रहे हैं? ये तो लोगों को पता होना चाहिए कि कौन करवा रहा है। देखिए, मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले देता हूं। इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए कि किसी टीवी चैनल में कोई एंकर अपने मन मुताबिक चैनल का रुझान या उस रुझान की दिशा तय कर सकता है। आप अपने कार्यक्रम में 19-20 प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, आप डायरेक्शन नहीं तय कर सकते, क्योंकि उस चैनल में जो पैसा लगा है वो मालिक का लगा है। तो नफा होना है, नुकसान होना है, मालिक का होना है। चाहे एंकर हो या बाकी पत्रकार हो, उनका तो सैलरी से मतलब है और अपने काम से मतलब। तो जो अंतिम निर्णय होता है, आप जिसे पॉलिसी कह सकते हैं, हालांकि पॉलिसी नहीं है, ये व्यावसायिक हानि लाभ का फैसला है। पॉलिसी तो बहुत गंभीर और बड़ी चीज होती है। तो वो कहीं ना कहीं मालिकान का अंतिम निर्णय होता है। और जो बिजनेस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, एक बड़े गंभीर स्थिति ये है कि चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिग्री का फर्क हो सकता है, कुल मिलाकर के एक बिजनेस की तरह चलते हैं, और इसलिए बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। वो बिजनेस मॉडल है मुनाफे का। मुनाफा चाहे प्रिंट की बात कर लें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, चैनल्स की बात कर लें, वो तो आपको एड रेवेन्यू से आता है, टीआरपी से। ठीक है, आपकी एड की रेट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वो जो अखबारों के सर्कुलेशन के हिसाब से होती है,
लेकिन उससे रेवेन्यू तो नहीं आता, रेवेन्यू एड से आता है। एड किसके पास है? दो बड़े सेक्टर, एक कारपोरेट, एक गवर्नमेंट। और जब से आर्थिक उदारीकरण का दौर आया है, कारपोरेट भी कहीं ना कहीं सरकार के मन को समझ करके, मूड को समझ करके काम करते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल का दबाव हो सकता है कि आप सरकार को खुश रखें। सरकार खुश रहेगी, सरकार ये संदेश जाएगा कि सरकार आपके प्रति सकारात्मक है, तो कॉर्पोरेट अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे खेल में जो मीडिया की आत्मा है, जो उसका आधार है विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जनसाधारण को सही सूचनाएं सही रूप में निष्पक्षता के साथ देने की जो जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है। वो ज्यादा बड़ा संकट है। और जो आपने एक बात कही कि कुछ इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं कि उनसे चर्चा हो, टीआरपी हो, उसका दोनों पहलू हैं, वो भी हो सकती है। ये हमारे देश की भी कहीं ना कहीं विडंबना है कि हमारे भूतप्रेत और इस तरह के प्रोग्राम, बेसिर पर की चर्चाएं बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। गंभीर चर्चा का अगर आप देख लें तो शायद उतनी टीआरपी ना हो। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? आप अगर न्यूज चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल की बात नहीं कर रहा, न्यूज चैनल की जिम्मेदारी अलग है। एंटरटेनमेंट चैनल के लिए भी अपनी एक आचार संहिता होनी चाहिए, क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है, समाज पर क्या असर पड़ेगा, देश पर क्या असर पड़ेगा, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन न्यूज चैनल की जिम्मेदारी ज्यादा है ना। न्यूज का मतलब ही क्या है? आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, सूचना प्रवाह बिना किसी भी स्तर पर, बिना किसी भी कारण पर बाधित हुए बिना। बल्कि आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि उस घटनाक्रम का, उस सूचना का देश पर, समाज पर, आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे भी उसको आगाह करें। तो अगर आप सिर्फ बिजनेस मॉडल से प्रेरित होकर के सारे काम करेंगे तो फिर तो आपको मीडिया होने का भ्रम या दूसरे व्यापार में छोड़ देंगे। एक और चीज है कि अभी तो चलो ये कांग्रेस लेड जो गठबंधन है इंडिया, उसने एक बाकायदा घोषित तौर पे नाम घोषित कर दिए, चैनलों के नाम, एंकर। लेकिन इससे पहले जो बातें सामने नहीं आई, कुछ लोग, हम लोग जाने जो तो जानते थे, आम लोग शायद नहीं जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक एनडीटीवी में अपने उनके जो दोनों चैनल थे, ये स्वामित्व बदलने से पहले तक अपने लोग नहीं भेजती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको लगता था कि हमारे साथ यही हो रहा है जो ये गठबंधन सोच रहा है। इसका मतलब लगभग सभी पार्टियां या पक्ष विपक्ष चैनलों की हरकतों से वो पीड़ित मान सकते हैं इस समय, यदि उनकी बात माने तो। आखिर की डेमोक्रेसी में यदि हम कहते हैं कि हम भी एक फोर्थ पिलर हैं, हालांकि संवैधानिक तौर पर नहीं है, खुद भी कहिए, लेकिन क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आखिर दूसरा पक्ष आप पर ये उंगली क्यों उठा रहा है? ये कैसे तय होगा? कौन इसको तय करेगा कि आखिर आप पे उंगली क्यों उठ रही है? इस पूरे मीडिया, देखिए, एक तो ये हमें समझना होगा कि राजनीति और मीडिया के रिश्ते हमेशा बहुत मधुर नहीं रहे हैं। इमरजेंसी देख लीजिए, इमरजेंसी में तो सब कुछ ठप था। अखबारों में जो एडिट कॉलम है वो तो ब्लैंक जाता था। खबर क्या छपेगी नहीं छपेगी, वो एक कमेटी बनी हुई थी, डीसी डीएम के अध्यक्षता में, वो तय करती थी। वो दौर भी देखा है। और उसके अलावा स्टेट्स में भी देख लें तो अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से मीडिया को प्रभावित करने की, दबाने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन बहिष्कार की नौबत इससे पहले देखी सुनी नहीं गई। आपने एनडीटीवी का जिक्र किया, बात सही है, इस तरह की चर्चाएं बहुत आम थी और अभी ये चर्चाएं फिर दोबारा से आई जब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई कि इस तरह का बहिष्कार लोकतंत्र के हित में नहीं है या मीडिया की आजादी के खिलाफ है। तब याद दिलाया गया कि भाई एनडीटीवी का जो मालिकाना हक अभी बदले गए कुछ अर्सा पहले, उससे पहले तक एनडीटीवी के कार्यक्रमों में या खुद
खास एंकर्स के कार्यक्रमों में बीजेपी के प्रवक्ता या नेता जाने से परहेज करते थे और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनको ऐसा करने के लिए बाकायदा कहा गया था। तो फर्क क्या हुआ? आप भी कर रहे थे, अगर ये आरोप सही है तो, लेकिन आप अघोषित रूप से कर रहे थे। आपने अपनी पार्टी के अंदर ये फैसला कर लिया, लोगों को कन्वे कर दिया कि नहीं जाना है, और एनडीए ने या जो काम किया वो घोषित रूप से किया बीजेपी ने, और जो विपक्षी गठबंधन है उसने घोषित रूप से किया। आप एक चैनल का कर रहे थे, या हो सकता है कोई और भी नहीं हो, और भी रहा हो। हाँ। इन्होंने 9 चैनल जिनमें दूरदर्शन भी शामिल है, उनके 14 एंकर्स के नाम गिनाए। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर स्पष्टता है कि हम आपके आचरण से, व्यवहार से असहमत हैं और इसलिए असहमत है ये भी बता रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि बहिष्कार ही अंतिम विकल्प है, हालांकि मैं नहीं मानता है बहुत आदर्श विकल्प, लेकिन अगर अपोजिशन को लगता है कि यही अंतिम विकल्प बचा था इन चैनलों के, इन एंकरों के कार्यक्रमों के चलते हुए, तो आप घोषित तौर पर कहें, किसी चैनल का बहिष्कार क्यों करें? आप बताएं ना कि फला एंकर के फला कार्यक्रम से कोई आपत्ति है, उसका ही बहिष्कार करिए फिर आप। लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। मीडिया की अपनी भूमिका है, उसमें राजनीति को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। और राजनीति क्या करती है, उसमें मीडिया की भूमिका सिर्फ एक जागरूक पहरेदार की है, और उन सूचनाओं को एक कमेंटेटर के तौर पर, जैसे हम खेल के मैदान में खेल होता है, क्या खेल हो रहा है, हम वो दर्शकों को, श्रोताओं को बताते हैं। बीच बीच में कमेंट्री हो सकती है कि ये ठीक हुआ, ये और अच्छा हो सकता था, ये खराब हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर खास चश्मा पहन लेंगे कि आपको एक पक्ष के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आएगी और दूसरे पक्ष के अंदर कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी, तो फिर आप मीडिया की भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पक्षपाती हो रहे हैं, जो मीडिया का काम नहीं है, और आप अपने दर्शकों, श्रोताओं के प्रति भी ईमानदार नहीं है। बस एक सवाल और ये है कि अब चुनाव होने जा रहे हैं, अभी ये 3-4 स्टेट होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, फिर लोकसभा, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, ये चलता रहेगा। यदि यही इनका बैकआउट जारी रहा तो उसमें कहीं ये क्या इसका ये संदेश तो नहीं है कि आप ये करेंगे तो जाहिर है उनके जहां सरकारें भी हैं, इन गठबंधन, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, या फिर चुनाव में जो बहुत ज्यादा विज्ञापन जाता है, तो क्या इसको एक धमकी भी मान सकते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, इनको रेवेन्यू भी नहीं जाएगा, तो इससे असर पड़ेगा, कुछ पत्रकारिता सुधरेगी या बिगड़ेगी इसमें? देखिए, पत्रकारिता अगर अपने आत्मबोध से, अपने आत्मचिंतन से सुधरे तो बेहतर है। अगर वो इस दबाव में सुधरे कि हमारे विज्ञापन बंद हो जाएंगे, तो सुधरना कहाँ हुआ? अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर केंद्र में सरकार बदलने के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रुख बदल जाता है, तो क्यों बदल जाता है? अगर आप उस दर में बदलते हैं, मेरा मानना है कि वो सरकार को भी विज्ञापन देना या बाकी जो सुविधाएं हैं उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दो तरफा चीज है, कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि विज्ञापन मिले न मिले, हमारी जो भूमिका है पूरी निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और सरकार का भी ये फर्ज है कि कौन हमारी कमियां ज्यादा दिखाता है, कौन हमारा गुणगान करता है, इससे प्रभावित हुए बिना जो जिस का हकदार है उसको उतना विज्ञापन, उतनी सुविधाएं, उतनी सुरक्षाएं मिलनी चाहिए। आदर्श लोकतंत्र का तकाजा तो यही है। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें शायद आदर्श लोकतंत्र वाली अवधारणा और परिस्थितियां हम काफी पीछे छोड़। एक चीज रह गई यहाँ, अब जैसे कि हम मोजो जर्नलिज्म की बात करते हैं, यानी मोबाइल, हमारे हाथ में सब कुछ इसमें आ गया। अब
मैंने खुद पार्लियामेंट में देखा है कि पहले जो हम प्रिंट मीडिया में लोग होते थे तो नेता आते थे, हमारी खबरें छपवाओ। उसके बाद टीवी आए, टीवी में जाते थे और उसके बाद वो वहां भी नहीं जाने लगे। वो क्या करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा से अपनी क्लिप जो भी बोला वो निकाला और सोशल मीडिया से अपने क्षेत्र में भेज दिया। इस जो इन्होंने वो किया है, बहिष्कार किया है, और जाहिर है कि यदि ये चैनल भी इनको नहीं दिखाएंगे, वैसे तो ये स्थिति लगता नहीं आएगी, पर फिर भी यदि एक मान लें हम, यदि वो इनको नहीं दिखाते तो क्या सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि उसके बगैर भी इन पार्टियों का अपना प्रचार तंत्र पूरी तरीके से काम करेगा? यदि ये हुआ तो फिर तो ये पूरा ही मीडिया हाशिए पे चले जाएगा। एक नया इसमें डर भय नहीं है इस तरीके का आ रहा कि पूरा मीडिया पहले प्रिंट फिर इलेक्ट्रॉनिक उसके बाद सोशल मीडिया को चलाएंगे, फिर ये हाशिए पे नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जहां तक आपने राजनेताओं की बात कही कि लोकसभा राज्यसभा से क्लिप भेजते हैं पहले खबरें छपवाने के लिए, वो तो राजनेताओं की एक बड़ी प्रचार सुलभ लालसा है। तो राजनेता अगर आप देखें, आपने भी लोक संसद कवर किया, मैंने भी लंबे समय तक किए, जब बोलते भी हैं तो उनकी नजर बार बार प्रेस गैलरी में ऊपर रहती है कि कितने पत्रकार हैं मेरे एरिया के अखबार के, उसके लोग हैं कि नहीं। तो वो उनकी कमजोरी है, प्रचार की लालसा, पब्लिसिटी की लालसा, छपास का रोग जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अब वो दिखावे का रोग हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो अपनी जगह है। लेकिन प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मोजो जर्नलिज्म जो बात कर रहे हैं, ये तो तकनीक प्रौद्योगिकी का विस्तार कह लीजिए, आधुनिकीकरण कह लीजिए। तो मीडिया वही है, मीडियम बदल रहे हैं। और ये भ्रम या भय नहीं होना चाहिए कि कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया हाशिए पे चला जाएगा। आप देखें कि पिछले 20 साल में तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल इतने आ गए, टीवी चैनल, शायद उनकी गिनती मुश्किल हो, यह भी याद करना मुश्किल है कि उनसे कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया अपनी जगह बरकरार है। और अगर आप खास तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों की बात करें तो उनका सर्कुलेशन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। इसलिए प्रिंट भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक भी रहेगा, सोशल मीडिया भी है और वो बढ़ सकता है आने वाले समय। उसको लेकर सिर्फ एक चिंता मेरे मन में जरूर होती है कि सोशल मीडिया की पहुंच तो बहुत ज्यादा है, शायद प्रभाव भी होगा, लेकिन जिस तरह का एक फिल्टर होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण से मेरा मतलब है कि आप खुद अपने आप को परखें या कोई मैकेनिज्म बनाए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो आप दे रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है। ये नहीं कि मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, उसका असर क्या होगा, उस तरह का मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। सोशल मीडिया की भूमिका तो हम 2014 के चुनाव से देख चुके हैं। 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। उससे पहले 2014 से पहले खाली बीजेपी इसको समझ पाई थी, और 2014 के बाद और खासतौर पर 2019 के बाद अपोजिशन को भी समझ में आ गया। सब पार्टी आज हर पार्टी में खाली मीडिया सेल नहीं है, आईटी सेल भी है। तो सोशल मीडिया का असर बढ़ेगा, लेकिन वो किसी को रिप्लेस कर देगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और जहां तक ये भय है कि चैनल उन अपोजिशन की पार्टीज के नेताओं को कम दिखाएंगे चुनाव के दौरान या चुनाव प्रचार के दौरान जो बहिष्कार कर रहे हैं एंकरों का, मुझे लगता है अगर ये होगा तो बहुत दुखद होगा और इन चैनलों के लिए भी आत्मघाती होगा। देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए, सरकार आज ये है, कल और थी, परसों कोई और हो सकती है। वो आपको विज्ञापन दे सकती है, दर्शक नहीं दे सकते। दर्शक आपके पास तब रहेगा, तब आएगा जब कम से कम उसकी नजर में आप निष्पक्ष होंगे, ईमानदार होंगे। वहां किसी पार्टी का, किसी सरकार का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। और बहुत कड़वा सच ये है कि कॉर्पोरेट भी आपका टीआरपी या सर्कुलेशन देख करके 1 2 3 को ऐड देता है, सबको नहीं देता, मोबिलाइज कर देगा थोड़ा। लेकिन अल्टीमेटली चाहे दर्शक हो चाहे एड रेवेन्यू हो, वो आपको आपकी ताकत, आपकी एक्सेस के बल पर मिलेगा, जो अखबारों के मामले में सर्कुलेशन है और टीवी चैनल्स के मामले में टीआरपी है। अक्सर इन दोनों को मैनिपुलेट करने की खबरें भी आती हैं।
लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में मैनिपुलेशन अगर आसान हो गया है तो उसको एक्सपोज करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं चाहे राजनीति हो और मीडिया हो, दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दोनों की भूमिका और दोनों की जिम्मेदारी देश और समाज के लिए है। राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है और मीडिया सिर्फ व्यापार नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो मेरे दर्शक हैं इस चैनल के, इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कैसा आपको ये हमारा वार्तालाप लगा, और जल्दी आपके सामने आऊंगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।